अपने देश के नाम में क्या करते हैं, इंडिया भी प्रयोग करते हैं और भारत भी प्रयोग करते हैं। अब इंडिया शब्द कैसे निकला, भारत शब्द कैसे निकला, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक, तो आप लोग पढ़ेंगे, देख रहे हैं क्या लिखा है कि भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ था। लिखो आप लोग, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। मैंने सिंधु नदी के बारे में आप लोगों को बताया था कि नहीं, बताया था ना। तो सिंधु नदी जो थी उसको क्या कहा जाता है, इंडस शब्द बोला, इंडस बना। इंडस के बाद क्या बना, उसको इंडिया नाम रख दिया गया, क्योंकि इंडिया इसलिए बना कि सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले लोग रहते थे। सिंधु नदी के किनारे जो रहते थे उसको इंडस बोला गया। इंडस के बाद उसका नाम इंडिया पड़ गया। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाएं। ईरान और यूनान का पता क्यों लगाया वो आगे समझ में आएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता है। यह कहा, कौन कहा? इंडिया शब्द सबसे पहले प्रयोग किया, किसने प्रयोग किया? तो ईरानी और यूनानी के लोग ने किया। ठीक है ना, तो आप लोग नोट करें कि भारत को यूनानियों और ईरानियों ने जो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आए, जो सिंधु नदी को इंडोस तथा हिंदोस के नाम से पुकारते थे और इस नदी के पूर्व दिशा में, इस नदी के पूर्व में जो भूमि स्थित है उसको ईरानियों और यूनानियों ने इंडिया कहा। क्या इससे समझ में आ रहा है आप लोगों को कि भारत को पहले इंडिया शब्द के नाम से कौन से लोग थे? ईरानी और यूनानी। जब उत्तर पश्चिम से भारत आए थे तो वो सिंधु नदी के पूर्व दिशा की ओर जो भूमि बसी हुई थी, जो प्रदेश बसा हुआ था, उसको इंडोस और हिंदोस कहते थे। उसको धीरे धीरे वो इंडिया के नाम से पुकारने लगे। ठीक, तो हमारा इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, किसके द्वारा निकल गया, इतना बात समझ में आ गई आप लोगों को कि इंडिया शब्द 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, समय कब है, इंडिया शब्द 2500 वर्ष पूर्व जो यूनानी और ईरानी आए थे उन्होंने इंडिया के नाम से जाना, पहचान दिया। किसको? भारत को। ठीक, इतना बात आप लोग समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़े। ठीक है, बोलो जल्दी, कोई बोल दिया करो। अब आगे लिखा हुआ है, आगे ध्यान देंगे। आगे लिखा है कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे, उनको क्या नाम से पुकारा जाता था? तो एक समूह था। देखो, भारत जो नाम पड़ा, बहुत लोग मानते हैं कि एक राजा के नाम पर पड़ा था। ठीक है, भरत राजा थे। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि देखो, हमारे एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हम लोग पढ़ देंगे। ठीक है ना, एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह का नाम, एक समूह रहता था, उस समूह का नाम भरत था। ठीक है ना,
तो जिसके नाम पे क्या हुआ, हमारा भारत देश नाम पड़ा। इंडिया कैसे पड़ा उसका हम इतिहास समझ गए थे, इसके पढ़े हम पढ़ चुके इंडिया के बारे में, लेकिन भारत नाम कैसे पड़ा उसका आप लोग नोट करेंगे। भारत नाम हमारे देश का, भारत नाम हमारे देश का इसलिए पड़ा कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह को, लोग के समूह को भरत के नाम से जाना जाता था, भरत के नाम से जाना जाता था, जिसके चलते भारत नाम पड़ा। फिर दूसरा पॉइंट देखें क्या लिखाएगा कि इस समूह का उल्लेख कहाँ किया गया है। इस समूह का उल्लेख, भरत नाम का जो समूह है इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में। तो नोट करें आप लोग दूसरा पॉइंट लिख करके कि भरत नाम के समूह का प्रयोग, समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, जो 3500 वर्ष पुरानी, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति है, 3500 वर्ष पुरानी कृति है। ऋग्वेद का अगर काल देखा जाएगा तो लगभग 35 वर्ष पहले उसका लिखा गया था। ठीक है, तो ऋग्वेद में भी हमारा क्या है, ऋग्वेद 4 है, ठीक है ना, उसमें ऋग्वेद में भरत समूह का जो है नाम उल्लेख मिलता है, जिसके नाम पे हमारा देश भारत नाम पड़ा। ठीक, इतना आप लोग बात हमको उम्मीद है समझ में आ गई होगी, इतना बात आप लोग को समझ में आ गई हो। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ ताड़पत्र भूर्ज पेड़, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो आप लोग लिखेंगे भूर्ज पेड़। भूर्ज नाम का एक पेड़ था, भूर्ज पेड़ की छाल से बनाया जाता था, भूर्ज पेड़ के छाल से बनाया जाता था, जिस पर हाथों से लिखाई की जाती थी। जिसको पांडुलिपि कहा गया। फिर आगे नोट लिखें, पांडुलिपि का अंग्रेजी शब्द, पांडुलिपि को अंग्रेजी में ऐसे लिखो, पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट, ऐसे इनवर्टेड का नाम लिख लेना, यहाँ लिखा है ना मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है, उसको लिख लो तुम लोग, मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया, जिसका लैटिन शब्द मेनू, लैटिन शब्द क्या हुआ, मेनू पूछेगा, ठीक है ना, लैटिन शब्द पूछेगा, अंग्रेजी में क्या बोला गया, तो मैन्युस्क्रिप्ट बोला गया। ठीक है, इसका लैटिन शब्द क्या हो गया, मेनू, जिसका अर्थ होता है, मेनू है जिसका अर्थ होता है हाथ, अर्थ होता है हाथ। ठीक है, अब देखो पांडुलिपि हमारा जो बनाया जाता है ताड़पत्र, ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज
भुर्ज नाम के पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, भोजपत्र क्या होता है? वही पांडुलिपि जो बताया ना, ताड़पत्र होता है और एक हिमालय के भोज पेड़ से बनता था, वो छाल का बनता था। उस पर जो है भोजपत्र को आज भी देखो पूजा पाठ में जब हवन होता है ना, तो भोजपत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हवन किया जाता है तो आज भी भोजपत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उस पर लिखाई होती थी। देखो नीचे आप लोग चित्र में दिख रहा है, नीचे यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, भोजपत्र पे लिखा गया। ठीक है ना, लिखा हुआ ऐसे लिखाई होती थी पहले। ठीक है, तो ये अब आप लोग पूछेगा बताओ कि भोजपत्र और ताड़पत्र और भोजपत्र क्या होता है? कि ताड़पत्र से बनाया जाता था या भुर्ज नाम के पेड़ की छाल से बनाया जाता था। ठीक है ना, भोजपत्र पर लिखी हुई। अब मान लो कि सीधी बात है, बताओ कि कागज पर अगर हम लिखेंगे तो उसकी जो लिखाई का उसका जो मतलब रखेंगे बहुत सालों तक, तो वो नहीं चल पाएगा ना। भोजपत्र भी ऐसा ही था। भोजपत्र पर 1000 साल 2000 साल तक अच्छे से नहीं चल पाता था। ठीक है ना, तो जिससे क्या होती थी कि अतीत में क्या लिखा गया, क्या उसमें कैसे हमको इतिहास को जानने के लिए थोड़ी सी क्या है कि उसमें क्या दिक्कत आती थी कि कीड़े लग जाते थे। देखो लिखा है कि इतने वर्षों में इनमें कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ को नष्ट कर दिए गए या कर दी गई। अब भोजपत्र के टिकाऊ तो नहीं हो पाएगा ना उतना, तो लोग उसके बाद क्या प्रयोग करने लगे उसके बारे में आगे पढ़ना है। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त किया जाता है। मंदिरों में अभी भी बोल रहा ना कि मंदिरों में इसको अभी मिलते हैं। पांडुलिपियां कई के मंदिरों में रखा जाता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, ठीक है, औषधियाँ, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। लिख लो आप लोग, लिख लो। पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताएं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि के बारे में, विज्ञान के बारे में विभिन्न प्रकार की चर्चा की गई है या चर्चा मिलती है। ठीक, कई तो ऐसे हैं कि जहाँ पे संस्कृत में उसको उल्लेख किया गया मिलता है। फिर प्राकृत एक भाषा थी। जब हिंदी व्याकरण हम लोग चालू किया है ना, तो हिंदी व्याकरण में सभी भाषा को जो पढ़ाएंगे तब बताएंगे प्राकृत भाषा क्या होती है। प्राकृत तमिल में भी मिलता है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। नोट करो कि पहले आम लोगों की भाषा प्राकृत भाषा थी। हिंदी नहीं चलता था उस समय, संस्कृत थी। उससे पहले प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। आम लोगों की भाषा प्राकृत भाषा थी। ऐसे लिख लो बस। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ में आ गई ना? भोजपत्र वाला, पांडुलिपि वाला। बोलो तो आगे बढ़ें। ठीक है, किसी को उसमें ना समझ में आया हो तो हमसे पूछ लेगा अभी इसी वक्त। अब देखो क्या लिखा है कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किए जाते हैं। तो अभी लिखो आप लोग, यहाँ पर लिखो, पहले आप अभिलेख का परिभाषा लिखो। ऐसा लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, ये किए जाते थे, उसको हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेख कहते हैं। अब देखो तुम लोग, अब पहले हमने क्या पढ़ लिया? भोजपत्र के बारे में पढ़ लिया ना। तो भोजपत्र क्या होता था? कीड़े लग जाते थे उसमें और भी किसी तरीक़े से नष्ट हो जाता था। ठीक है, तो लोग क्या करने लगे, जो राजा हो जाते, अभी भी देखो आप लोग कहीं आप लोग देखे होंगे कि पत्थर पे लिखा हो जाता है कि इनके कर कमलों के द्वारा, लिखा जाता है कि नहीं?
तो वहीं राजा महाराजा जो उसमें काम करते थे या किसी भी अपने अपने कृति के बारे में लिखवाते थे या अपने राज्य के जो है विकास के बारे में लिखवाते थे, ये कार्य हुआ, उसको लोग पत्थर पे उल्लेख करवाते थे। क्या करवाते थे कि पत्थर पर उल्लेख करवाएंगे या कठोर सतह पर उल्लेख करवाएंगे तो उसका जो टिकाऊ मतलब वो बहुत दिन तक नष्ट नहीं जल्दी होगा। ठीक है ना। रीजन क्या था, आप लोग से पूछा जाएगा कि अभिलेखों का प्रयोग क्यों किया जाने लगा, तो आप लोग का जवाब क्या आएगा, आप लोग का जवाब ये आएगा कि आप लोग का जवाब क्या आएगा कि वह जल्दी नष्ट नहीं हो सकता है, ज़्यादा दिन तक रह सकता है। ठीक है, तो इसके कारण लोग अभिलेख का प्रयोग करने लगे। इतना बात आप लोग समझ में आई होगी। ठीक है, सब लोग हाँ बोलते हैं, हाँ बोलने में क्या दिक्कत है, म्यूट कर खोल के। इसलिए किया जाने लगा कि वह ज़्यादा दिन तक कठोर सतह पर अगर उसकी लिखाई होगी, यानी उसको उत्कीर्ण किया जाएगा, तो क्या होगा, वो बहुत दिन तक क्या रहेगा, पत्थर पे या कठोर सतह पे रहेगा। ठीक है ना, इसलिए लोग शासक उसमें करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके और पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों का भी मिलता है। राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण करवाते थे, किसमें, इसी आधार पर करवाते थे। अब इसके बाद पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, और वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति लिखो यहाँ पर नोट करो। अतीत में लिखी हुई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को यहाँ पे लिखा है, लिख लो, पुरातत्वविद। ये शब्द याद रखना, पुरातत्वविद कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि पुरातत्वविद क्या करते हैं कि पत्थर पर उल्लेख किया गया हो या मूर्ति बनाई गई हो, ईंट हो या और भी चित्रों के आधार पर उसको अध्ययन करते हैं लोग। देखो पत्थर पे क्या लिखा गया है, मूर्ति के द्वारा क्या दर्शाया जाता है, उस समय दर्शाया जाता था मूर्ति के द्वारा बना करके, या चित्र के माध्यम से भी क्या किया जाता था। उस समय लोग क्या करते थे, दिखाते थे। जरूर नहीं कि लिख के ही दिखाते थे, शब्द में ही लिख कर नहीं दिखाते थे। क्या करते थे कि चित्र के माध्यम से भी उल्लेखित करते थे, अपने किसी भी चीज़ को जो है ना, वो चित्र के माध्यम से भी उल्लेख करते थे। उसको क्या करते थे, जो लोग उसको पढ़ाई करते थे, अध्ययन करते थे और अध्ययन करके बताते थे कि क्या क्या इसमें बताया गया है, तो उसको क्या बोला जाता था, पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, आज भी लोग करते हैं। आज भी इतिहास के बारे में, जैसे राम मंदिर का मैं उदाहरण लूँ, तो राम मंदिर का सरकार, जो राम मंदिर जब कोर्ट में मामला गया तो उन्होंने बोला कि वो मंदिर का वो बताओ हमको कि कैसे हम माने कि ये हिंदू का ही मंदिर है, ये हिंदू का ही स्थान है। तो वो जब खुदाई हुई ना, अभी आगे देखो उसको भी पढ़ना है, खुदाई हुई तो वो जो ये सब पता करते हैं उसको पुरातत्वविद कहते हैं। अभी आप लोगों ने विश्वनाथ मंदिर के भी वो जो मस्जिद है, जो ज्ञान व्यापी मस्जिद, उसके बारे में आप लोग बहुत न्यूज सुना होगा कि नहीं। बहुत लोग जो बनारस के होंगे ज़्यादा सुनेंगे, न्यूज जो देखता होगा वो जानेगा। देखो क्या हुआ था कि वो मंदिर में जो है ना, मस्जिद में, वो मंदिर के ऊपर बनाई गई मस्जिद थी, ठीक है, तोड़ करके औरंगजेब के द्वारा। तो उसमें जो है चित्र बने हुए थे बहुत प्रकार के, जो हिंदू के मंदिर दर्शाता था। ठीक है, तो जो कोर्ट के माध्यम से वहाँ जो अध्ययन करने के लिए गए थे, तो वह कौन थे, पुरातत्वविद, वो भी थे पढ़ने वाले। ठीक है ना, तो इसको जो अध्ययन करते हैं उसको क्या नाम से बोला जाता है, पुरातत्वविद के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतना बात पहले समझ लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, क्या क्या अध्ययन करते हैं वो लोग, औजार। उसमें मान लो कि पहले क्या लोग, देखो पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे पहले, तो वो पत्थर के औजार थे, तो उसका क्या समय था, उस समय कितने साल वर्ष पुराना हो गया, इसकी भी जानकारी वो लोग ले पाते हैं, इसकी भी वो लोग जानकारी दे पाते हैं पुरातत्वविद। यही उन लोगों का अध्ययन करने का तरीका है। हथियार पहले क्या प्रयोग किया जाता था लड़ाई के समय, या जानवरों को मारने के लिए लोग क्या प्रयोग करते थे अतीत में, उसकी भी अध्ययन जो है ये लोग करते हैं। बर्तनों को देख करके अध्ययन करते हैं, आभूषणों को देख करके अध्ययन करते हैं, तो ये पुरातत्वविद कहा जाता है उनको। इतना बात आप लोग समझ में आई क्या? इतना बात समझ में आई तो फिर आगे बढ़ते हैं, सब लोग बताएं। ठीक है, ठीक, गुड।
अब देखो आप लोग के बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त कुछ पात्र दिख रहा है आप लोग को क्या? आप लोग को दिख रहा होगा कुछ चित्र दिख रहा है, ठीक है ना। घड़ा दिख रहा होगा, कुछ और चित्र दिख रहे हैं जो 47 वर्ष पूर्व होता था। दाएं में पूरा चांदी का सिक्का है, दाएं साइड में घड़ा के जो दाएं साइड में आप लोग को सिक्का, गोल तो नहीं है लेकिन सिक्का है, उसमें इसको रुपया या पैसा के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानी किसके रूप में प्रयोग किया जाता था? जैसे हम लोग इस समय रुपया और पैसा के रूप में जो देखते हैं, ठीक है, वैसे ही पहले इसको प्रयोग किया जाता था। पुराने चांदी के सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व, नोट करके लिखो यहाँ पर, 2500 वर्ष पूर्व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, चांदी के सिक्के प्राप्त हुए तथा उस समय प्रयोग किए जाते थे। फिर यहाँ पर लिखा है कि हमारे आज के प्रयोग करने वाले सिक्कों से कैसे भिन्न है। तो बहुत प्रकार की भिन्नता हम देख सकते हैं कि आज के सिक्के जो गोल होते हैं, पहले के सिक्के क्या थे, देखो उसका कोई आकार ही नहीं है कि नहीं। दूसरी बात है कि आज चांदी का तो प्रयोग किया नहीं जाता है। आज तो सबसे जो सस्ता चीज़ है उसको प्रयोग किया जाता है सिक्का में। अब देखो क्या लिखा है, तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। नोट करके लिखो, पुरातत्वविद का कार्य, ऐसे लिखो, पुरातत्वविद का कार्य। अब आगे डैश करके उसके लिखो कि पुरातत्वविद अतीत के अध्ययन के लिए औजारों कौमा लिखे, हथियारों, बर्तनों, पुरातत्वविद अतीत के बारे में जानने के लिए औजारों कौमा करके हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए खुदाई भी करते हैं, प्राप्ति के लिए खुदाई भी करते हैं। अब देखो ये लोग पुरातत्वविद क्या करते हैं, जानने के लिए वो जमीन की खुदाई करते हैं। खुदाई करने के लिए क्योंकि खुदाई करने का रीजन क्या है कि पहले अगर मान लो कि कुछ पहले क्या प्रयोग किया जाता था, वो तो ऊपर इससे अंदर जमीन के अंदर ही मिलेगा ना, क्योंकि बहुत सी आपदाएं आती रहती है जिसके चलते क्या है वो जमीन के अंदर दब जाते हैं। तो वो खुदाई करके उससे प्राप्त करते हैं वो लोग, ठीक है ना। उसके बाद उसका उसका समय पता करते हैं। अध्ययन का मतलब काम उन लोग का यही होता है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की हो सकती हैं, पक्की मिट्टी हो सकती हैं, या कुछ धातु के बने हो सकते हैं, ठीक है। और कठोर जो वस्तुएं होती जैसे धातु का, जैसे सिक्का का भी आप लोग देखा ना, घड़ा दिखा, ये क्या होता है कि जल्दी नष्ट नहीं होता है, इसलिए आसानी से इन लोगों का पता चल जाता है। अब देखो आगे लिखा है कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं कि वह जानकारी के लिए उस समय क्या क्या प्रयोग किया जाता था, तो मछली का प्रयोग किया, मछली उस समय मिलती थी, ठीक है ना। मछली हो गया, चिड़िया हो गया, उनके हड्डियों के द्वारा वो लोग पता कर लेते थे कि उसके आसानी से उन लोगों को जानकारी मिलती थी, ठीक है ना। अतीत में लोग क्या खाते थे उसका भी वो लोग क्या करते थे, इसी विधि से प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल मिल पाता है, क्योंकि वनस्पति जब क्या हो जाएगा कि ज़मीन के अंदर जब दब जाता है तो वो नष्ट हो जाता है, इसलिए वनस्पति के बारे में ज़्यादा मिला नहीं उन लोगों को। लेकिन यदि अन्न के दाने, लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, देखो अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि नहीं, अगर कोई अनाज है, ठीक है ना, उसको हम ऐसे रख देंगे, ज़मीन के अंदर दबा देंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर पक्का रहेगा तो जल्दी नष्ट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। तो पहले देखो, पहले चावल कब मैंने पढ़ाया ना, पिछले क्लास में जो क्लास किया वो देखा होगा कि मैंने बताया था क्या कि चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुई, ठीक है। इसके बारे में जानकारी वो लोग पुरातत्वविद वाले ही जानकारी दिए होंगे, ठीक है, कि उस समय लोग क्या खाते थे, ठीक है, कहाँ पहले उन लोग का अवशिष्ट सबसे पहले उन लोगों सबसे पुराना मान लीजिए सभ्यता माना जाता है सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो उन लोग का इतिहास कैसे पता चला, ये पुरातत्वविद का ही काम है, उन लोग अध्ययन करके ही तो बताए थे। क्या पुरातत्वविद बहुधा कपड़ों से अवशेष मिलते होंगे,
अब देखो आगे लिखा है, पांडुलिपियों अभिलेखों पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द प्रयोग करते हैं। नोट करके लिखो, अभी पूरा निष्कर्ष मैं समझाऊंगा। नोट करके लिखो, पांडुलिपियों कॉमा लिखो अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत क्या कहते हैं, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत लिख लो आप लोग, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत मतलब होता है सोर्स। क्या होता है, सोर्स होता है, यानी यहाँ से हमको बारे में, इतिहास और अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। अब देखो, हम इतिहास के बारे में कौन अध्ययन करता है, इतिहासकार उसको बोलते हैं, ठीक है, इतिहासकार बोलते हैं। और जो खुदाई करके या उसके बारे में अध्ययन करता है, जो स्रोत है, उसको इतिहासकार क्या करते हैं, जो लिखते हैं, जो किताब को पुराने जिस इतिहास को लिखते हैं उसको इतिहासकार कहते हैं। इतना बात समझ में आ रही है आप लोग को? जो इतिहास को लिखते हैं उसको इतिहासकार बोलते हैं, इतिहास की रचना करते हैं उसको इतिहासकार बोलते हैं। लेकिन पांडुलिपियों, अभिलेखों या पुरातत्व से ज्ञात जानकारी जो है या उसको अध्ययन करके बताते हैं, उसको हम पुरातत्वविद कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। आप लोगों को कुछ इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो जल्दी पूछो तुम लोग, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है बाबू, फिर से मैं बताऊंगा, पहले तुम लोग बताओ किसी को, नहीं तो मैं पूछूंगा, रुको नाम लेके पूछूंगा। देखो क्या होता है कि हम मान लो कि कोई वस्तु है, जैसे सिक्का का मैं बताया ना कि 2500 वर्ष पहले चांदी के सिक्का का प्रयोग किया जाता था, बताया ना। उसके आकार क्या होती थी, कुछ अलग होती थी। सिक्का क्या है, सिक्का नष्ट तो हो नहीं जाएगा भूमि के अंदर, अगर मान लो दब गया तो नष्ट तो हो नहीं सकता ना। उसका वो लोग कार्यकाल पता, उसका कार्यकाल बोल रहे हैं, काल पता कर लेते हैं, समय पता कर लेते हैं कि लगभग इतना साल वर्ष पहले हुआ होगा, ठीक है ना। ऐसे ही घड़े जो मिला था उसका भी क्या है, उसका इतिहास देखो क्या लिखा है, कितना साल पहले, 4700 वर्ष पूर्व 4700 वर्ष पहले, 4700 वर्ष पहले क्या लोग अपना भोजन बनाने के लिए क्या कौन सा पात्र प्रयोग करते थे, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग कैसे मिला कि ये तो ऐसा नहीं कि ऊपर ही होगा, ये भूमि के अंदर दब गया। लोग जब खुदाई करते हैं उसके बाद उसमें प्राप्त होता है, तो वो कौन काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, पुरातत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी के जो खुदाई के द्वारा प्राप्त किया गया जानकारी उसको हम पुरातत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो खुदाई के द्वारा प्राप्त किया गया हमको जानकारी जो होती है उसको पुरातत्व बोलते हैं। आप लोग नोट करके लिखी लो, नोट कर लो एक जगह। खुदाई के माध्यम से पुरातत्वविद द्वारा जानकारियां जिसको हम पुरातत्व कहते हैं। तीसरी बात भी आप लोग क्लियर हो गई। अब देखो, इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द प्रयोग करते हैं, इसको मैंने लिखवाया। स्रोत बाबू क्या होता है कि सोर्स, मतलब कहाँ से इतिहास, जब हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास तो पढ़ रहे हैं बुक ना, ये बुक कोई ना कोई तो लिखा होगा ना, जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं ये कोई ना कोई लिखा होगा, ठीक है ना। जो इतिहास को लिखते हैं उसको इतिहासकार कहते हैं। क्या कहते हैं, जो इतिहास को लिखते हैं इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार क्या करते हैं कि जो पुरातत्वविद वाले हैं वो जानकारी जब दे देते हैं तो उसी जानकारी को ये लोग क्या करते हैं कि उल्लेखित करते हैं। किसके रूप में, बुक के रूप में जब पेज में उल्लेखित करते हैं उसके बाद क्या बन जाता है, इसको इतिहासकार, इसको क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं कि हमको यहाँ से जानकारी मिली, ठीक है ना। पांडुलिपियों के द्वारा जानकारी मिली, अभिलेखों के द्वारा हमको जानकारी मिली, फिर पुरातत्व के द्वारा हमको जानकारी मिली। अब इतना बात समझ में आ गया आप लोग को। ये तीनों चीज़ को इतिहासकार स्रोत के माध्यम मानते हैं। क्या मानते हैं, ये स्रोत है, ये सोर्स है किसी का, इतिहास को जानने का, अतीत को जानने का। इतना आप लोग को बात समझ में आई तो फिर मैं यहाँ से उसको कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा और बचा। किसी को इतना दूर में क्वेश्चन होगा तो जल्दी बताओ हमको। इतना लिख लिया है कि नहीं, इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया वो तो बता देना भाई, आ गया ना, ठीक है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होने की अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि
क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। पुनर्निर्माण मतलब कि हमको जो क्या पांडुलिपि के द्वारा हमको कुछ पता चल गया, कुछ हमको पता चला गया अभिलेखों के द्वारा, कुछ पता चल गया पात्रों के द्वारा, जो कि हमको कहाँ से मिला, जमीन के अंदर से मिला। ठीक है ना। पहले ईंटा का कैसे प्रयोग किया जाता था, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो लोग क्या करते थे कि इसको जो खुदाई करते थे, खुदाई के माध्यम से काल पता चलता था, समय पता चलता था, तो तीनों को वो जोड़ लेते थे कि पांडुलिपि के द्वारा कुछ हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है ना, अभिलेख के द्वारा कुछ हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, कुछ पुरातत्व के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो गया। सबको मिला करके एक क्या करते थे, जोड़ते थे। जोड़ करके वो लोग इतिहासकार क्या करते हैं, लिखा है ना कि धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है ना। कहानी बन जाता है कि हमको कुछ ऐसे मिला, कुछ यहाँ उस समय लोग ये प्रयोग करते थे, ऐसे रहते थे, ये कपड़ा पहनते थे, ये भोजन करते थे, मतलब उसमें धान चावल गेहूं क्या प्रयोग किया जाता था, इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं। तो इसके बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है, पुरातत्व के माध्यम से जानकारी मिलती है, पांडुलिपि के माध्यम से जानकारी मिलती है, अभिलेख के माध्यम से जानकारी मिलती है। इतिहास के बारे में हम लोग कैसे कैसे जान सकते हैं। अब मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ कि अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए तुम लोग क्या क्या प्रयोग कर सकते हो। तो पांडुलिपि का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना। पांडुलिपि मतलब भोजपत्र में जो लिखा जाता था उसके माध्यम से हम लोग इतिहास के बारे में जान जाएंगे। तीसरी बात है अभिलेख के माध्यम से जान जाएंगे कि अभिलेख में राजा महाराजा जब उस समय थे, उस लोग क्या करते थे, उल्लेख करवाते थे कि हमारा ये समय ये काल है। ठीक है ना। ये काल वो अपना बताते थे पूरा विवरण कि हमारे राज्य में ये होता था, ये खेल करते थे, ये काम करते थे, ये यहाँ ऐसी खेती होती थी, इस समय हमला कर क्या लगाते थे, इस सब के बारे में जानकारी लोग पत्थरों पर लिखवा देते थे। ठीक है ना। आगे अभिलेख पढ़ना होगा, अशोक का अभिलेख स्तंभ। ठीक है ना। आप लोग सारनाथ जो गया होगा वो देखा होगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर पुरातत्व के माध्यम से, जैसे मैंने मंदिर का उदाहरण दिया ना, राम मंदिर कैसे पता चला, तो हिंदू मंदिरों का प्रतीक क्या होता है, जो प्रतीक होता है उसके द्वारा माध्यम से पता चल गया हमको। फिर मंदिरों मैंने अभी मस्जिद वाला बताया उदाहरण, तो ये पुरातत्वविद वाले इसको अध्ययन करके बताते हैं, जिससे हम क्या पता चलता है, इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब आप लोग को यहाँ पर आप लोग इतना तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह काम करते हैं जो स्रोतों का प्रयोग करते सुराग रूप से। सुराग, देखो सुराग क्या होता है, सुराग हमको क्या, कोई वस्तु को अगर मान लो तुमको पता करने के लिए बोला जाएगा तो तुम तो कुछ ऐसे खोयोगे ना कि हमको क्या ऐसा मिल जाएगा जिससे हमको ये पता चल जाए कि कब का है, किस समय का है, उसमें लोग क्या प्रयोग करते थे, कैसे रहते थे, इसके बारे में हम लोग की जानकारी इसी के माध्यम से मिलती है। अतीत एक या अनेक, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। पहले इसमें अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो हमको बताएं, नहीं तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग कल क्लास करेंगे।